नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, आरजे स्टूडियो पर। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी आपसे विनंती है। और चूँकि इस इन दिनों में काफ़ी कुछ हो रहा है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ है। इस साल पूरा साल जिस तरह से रहा है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है कुल मिलाकर। और एक नई कंट्रोवर्सीज़ जो है पिछले कुछ दिनों से चल रही है, वो है कि हमारे देश के किसानों का जो आंदोलन है, प्रोटेस्ट है, वो अभी जारी है। और ये मैं मानता हूँ कि हम सभी को इसमें सपोर्ट करना चाहिए, चाहे हम किसान हो या ना हो, या उनकी बिरादरी से बिलोंग करते हो या ना हो, कोई भी जाति धर्म से हो दोस्तों, किसान किसान होता है। अगर आप ये मान के चले, अगर कुछ ये उगाए ही ना, कुछ ये लोग ना प्रोड्यूस करे, तो आप सोचिए कि किस तरह से हम लोग जी पाएंगे, विच इज़ इम्पॉसिबल। विदाउट फार्मिंग, विदाउट एग्रीकल्चर जीवन की कल्पना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और चूँकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, और इसे मद्देनज़र रखते हुए मैं ये भली भांति समझता हूँ कि जिस तरह से ये हर एक देश में, दुनिया के हर एक देश में जिस तरह से किसानों को हमेशा बैकफुट पर रखा जाता है, वो कहीं ना कहीं गलत संदेशा जाता है। चाहिए सभी सरकारों को कि किसानों के साथ मिलकर काम करे, उन्हें आगे बढ़ाए, उन्हें ग्रो करे। तो होता क्या है ना, अगर मैं खुद की ही स्टोरी लूँ, सो मैं चूँकि एक बड़ौदा के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। और वहाँ पर ही हम लोग, मेरे मेरे दादा परदादा, मेरे फादर वगैरह सब वहीं पर पले बड़े और खेती अभी भी कर रहे हैं। तो जब भी बुआई की सीज़न आती है, जब सारी चीज़ें बोई जाती है, उस समय जो सीड्स हैं उनके दाम जो आज से 10-12 साल पहले थे, किलो के भाव पे करीबन 200-250 रुपये किलो पे आपको सीड्स मिल जाते थे प्लांटिंग के लिए खेत में। और अब वही चीज़ें कुल मिलाकर 40 से 50% भाव बढ़ गए उस सीडिंग के। उसके साथ 10 से 12 साल पहले का जो लेबर रेट देखे, तो पर डे लेबर रेट था, चूँकि ऑफिशियल जो रेट्स है वो फॉलो नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वेरीज करता है, क्योंकि अब जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है सब जगह पर, तो लेबर अब उस रेट पे आपको नहीं मिलते। तो पहले मैं आपको 2006-05 की बात करूँ, तो उस समय 30 से 40 रुपये हम प्रतिदिन जो है लेबर को दिया करते थे, जो हमारे खेतों में काम करने आते थे। आज वही लेबर के चार्जेस जो है करीबन 250 रुपये पर डे के हिसाब से वो दिहाड़ी हम देते हैं। और उस समय, उस 10 से 12 साल की पहले की जो बात कर रहा हूँ मैं, 2005 से 7 की, उस समय में जो कपास है, जो कॉटन है, जो कि हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम था, वहाँ पर कॉटन है, कैस्टर जो कि उसको बोलते दिवेला गुजराती में, और अरंडी बोलते हैं हिंदी में, और मूंगफली करते थे, तूर करते थे, जो हरी तूर है, या फिर वही सूखी तूर। तो ये सब चीज़ें की खेती हम करते थे उस समय। अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर इन लेबर का मैंने दिया है कि 30 से 40 रुपये मजदूरी थी उस समय, जो प्रति क्विंटल यानी प्रति 100 किलो के भाव कपास के थे, वो 2,000-1,800 रुपये थे, यानी कि करीबन 18 रुपये किलो आपका कपास जो है बिकता था। और उसके साथ में मजदूरी 30 से 40 रुपये मैक्स होती थी। और अब वही चीज़ों के जो दाम है, वो कपास का भाव बढ़ा है, 4,000 से 4,500 के बीच में रहता है एवरेज पर ईयर, पर क्विंटल, यानी वो 18 रुपये से सीधा 20 रुपये से सीधा 45 से 50 रुपये तक पहुंचा है। जबकि मजदूरी का अगर आप आकलन करें, तो वो 30 रुपये से सीधी 250 रुपये मिनिमम पहुंच गई है, यानी 8 गुना वृद्धि जो है लेबर कॉस्ट में हुई है। और जो सीड्स और अदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सप्लीमेंट्स है, जो कि उर्वरक है, खाद है, उनके दाम 200-250 रुपये थैली से सीधा 1200 1250 हो चुके हैं, चूँकि ये वेट लगा, बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं अब। तो उस वजह से ये जो 50 से 60% की जो बढ़ोतरी हुई है इन सब खर्चों में, उसी को कंपैरिजन में अगर आप, जो आपकी वैल्यूज़ किसानों को मिलती है, हर एक चीज़ जो भी वो उगाता है, उसके मुकाबले बहुत ही कम है। करीबन दुगुनी हुई है डेफिनेटली किसानों की आय, लेकिन खर्चे उससे ज़्यादा बड़े हैं। अगर मैं रफ़ एस्टिमेट दूँ, तो पर बीघा, यानी कि पर 25 से 26 हज़ार स्क्वायर फुट अगर कुछ हम उगाते हैं,
तो उसका स्टार्टिंग के 2-3 महीने तक तो रिटर्न आता नहीं है। 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने डिपेंड करता है कौन सी फसल है। उतना इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको, टाइम, आपको अपना बहुमूल्य समय, आपका बहुमूल्य पैसा आपको उसमें लगाना पड़ता है, और तब जाकर 1 साल बाद, 10 महीने, 12 महीने बाद आपको उसकी लागत मिलती है। और जो लागत मिलती है, जब आप बैलेंस शीट देखते हैं, जनरली ये बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल होता है, नहीं होता है, सो उस वजह से कभी इस तरह का कैलकुलेशन या आकलन किया नहीं जाता। लेकिन मैं जब अगर कैलकुलेट करूँ, तो कहीं ना कहीं आप बस खा पाते हो। अगर एक किसान के घर में रहते हो, आप सिर्फ एक गुजारा खा पाते हो, उससे ज़्यादा आप कुछ सुख सुविधाएं नहीं मुहैया करा सकते हो, क्योंकि जिस तरह से खर्चे बढ़े हैं किस खेती करने के, जिस तरह से खेती करने के औज़ारों के भाव बढ़े हैं, जिस तरह की सारी इक्विपमेंट, इवन डीजल, पेट्रोल, इन सब चीज़ों के जो भाव बढ़े हैं, उन सभी चीज़ों का सीधा सीधा इम्पैक्ट आता है एग्रीकल्चर पर, और इस वजह से ही महंगाई बढ़ती है। लेकिन अगर आप देखो, तो जिस तरह से अभी ये कृषि बिल भारत में लागू हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं मैक्सिमम सेलिंग प्राइस या मिनिमम सेलिंग प्राइस का जो था, वो सरकार ने ये कहकर ख़त्म किया है कि अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का वो लेकर आए। लेकिन उससे कहीं ना कहीं किसानों को बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, उससे बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा है। ये एक सीधा सा एस्पेक्ट है, बिल्कुल इसमें कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। जिस तरह से पूरा बिल प्रपोज किया गया है, जिस तरह से ये दोनों सदनों में पास होकर ये फाइनल लॉ बना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझना होगा सरकार को कि सारी चीज़ों का निजीकरण ज़रूरी नहीं है। इस मौके पर आपने रेलवे का निजीकरण किया, कोई बात नहीं, आपने हवाई अड्डों का निजीकरण शुरू कर दिया, चूँकि रिसेंटली जो अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो अदानी ग्रुप को दे दिया गया है, अब वो खुद से ही मैनेज करेंगे। और ऐसा अगर चलता रहा तो बहुत मुमकिन है कि सारी चीज़ें, इवन जो जिस घरों में हम रह रहे हैं, उनका भी निजीकरण हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी हमें ओन करेगी, हमारे बिल्डिंग्स को मेंटेनेंस करेगी, ये वो, और उस हिसाब से वो है पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगी। तो हमें नहीं चाहिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1852 में, वैसा कोई फिर से बाहर से आए और रूल करे। और वैसे उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें किसानों का फ़ायदा है, लेकिन किस हिसाब से आप फ़ायदा देखते हो। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हो, ओके। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि जैसे आज मेरी ज़मीन है, वो मैं किसी कंपनी मुझे अप्रोच करे, या मैं खुद कंपनी को अप्रोच करूँ, वैसा बहुत ही कम होता है। जनरली कंपनियां ही अप्रोच करती है अगर उन्हें ज़रूरत लगती है कि इस एरियाज़ में उन्हें लैंड चाहिए कुछ उगाने के लिए, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो आपसे अप्रोच करेंगे। आपको वो कॉन्ट्रैक्ट जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो इतनी टाइट रखते हैं कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते। और वो मिनिमम लीज ईयर्स मैंने देखा है, 10-10, 15-15 साल का वो लीज़ करते हैं, क्योंकि वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, वो अगर कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो 1-2 साल में अगर तो रिटर्न दिखेगा नहीं, वो उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म चाहिए ताकि पैसा देख सके, पैसा बनाए, मुनाफा बनाए। और उसके अवेज में जो किसानों को जो रकम मिलेगी, वो करीब करीब मान के चले कि एक बंदे की सैलरी अगर इंडिया में देखें, उसके मुताबिक ही मिलेगी। अगर एक किसान के घर में 5 लोग, 6 लोग हैं, अगर एक, बाकी सब छोटे हैं, बच्चे बूढ़े, तो एक बंदे की सैलरी मतलब सेम हुआ कि आप अपने ही खेत में काम कर रहे हो। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं ठीक भी है और नहीं भी है। जिनकी ज़्यादा ज़मीनें हैं उनके लिए फ़ायदा है, लेकिन जिनकी बहुत ही कम मात्रा में ज़मीन है, जो पहले से ही सीमांत किसान हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा इसमें। वैसे कंपलसरी नहीं है, सो इट्स अप टू फार्मर इंडिविजुअली कि उन्हें करना है नहीं करना है। दूसरी ये थी कि आपको जो बाहर की मंडियों में भी आप बेच सकोगे माल, मतलब आपको पर्टिकुलर रजिस्टर्ड लोगों को ही माल बेचना होगा, ये कंपल्सन इसमें सेट किया गया, जिसके विरोध में किसान जो है अभी पंजाब हरियाणा में इसके विरोध में लोग खड़े हैं। जिस तरह से मंडियाँ ख़त्म कर दी गई, मतलब इससे क्या था कि पहले छोटी छोटी हर एक रीजनल एरियाज़ में मंडी हुआ करती थी, सब्ज़ी मतलब जो धान की मंडी जो होलसेल में ख़रीदते हैं किसानों से, अब वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। बिहार में पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, यूपी में पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब पंजाब और हरियाणा वाले इसी बात को लेकर लड़ रहे हैं कि अब अगला नंबर उनका है। सो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बुरी खबर है। पहले किसान जाता था अपनी नज़दीकी मंडी में बेचने के लिए, अब वो सिस्टम इन्होंने हटा दिए। अब इससे क्या होगा कि किसानों को अपना माल बेचना होगा तो उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस होंगे।
कि आप भाई 1 2 3 के अंदर ही आप बेचो, अदरवाइज़ बहुत ही दूर जाना पड़ेगा, और वो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ये डेफ़िनेटली अफ़ोर्ड नहीं कर सकता किसान। क्या होता है कि अगर पास में मंडी हो तो खुद के औजारों, खुद के साधनों, संसाधनों के साथ ही वो मतलब अगर कहीं पर ले भी जाना हो ले जा सकता है, कॉस्ट, फ्रेट सब कुछ मिलाकर जो है सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को अगर आपको 500 600 700 किलोमीटर दूर तक ड्रॉप करना हो, डिलीवर करना हो, तो उस केसेस में जो खर्च आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो कहीं ना कहीं एक बीइंग अ फार्मर बहुत हिट करता है। तो इस वजह से अभी किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं कि उन्हें कृषि बिल में कुछ सुधार चाहिए, या फिर उसे वापस खींच लिया जाए, क्योंकि ये अल्टीमेटली किसी भी इंडस्ट्री को निजीकरण मैं तो कहता हूँ नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से इंडिपेंडेंटली अगर गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पा रही है, तो ये गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी है, न कि किसानों की, न कि लोकल सिटीजन्स की। जैसे रेलवे में हमारी सरकार ने किया है कि प्राइवेट कंपनीज़ को अथॉरिटी दे दी है कि वो अपने हिसाब से उसे ड्राइव करे। जैसे कि तेजस एक्सप्रेस अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च करी है, और भी बुलेट ट्रेन का भी ये माना जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी को ही दिया जा रही है, और अच्छी मतलब बड़ी पैमाने पर ये माना जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसे टेक ओवर करेगी पर्टिकुलर बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को। तो कहीं ना कहीं इस तरह से अभी से प्रिडिक्शन हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुक हो रहा है, तभी ऐसा लग रहा है। और इस तरह से अगर ये रेलवे का भी निजीकरण हुआ तो मान के चले, अभी 14 से 15 लाख कर्मचारी है रेलवे में। निजीकरण होने के बाद डेफिनेटली वो लोग कर्मचारी ड्रॉप करेंगे। वो पुराने जो भी कर्मचारी है उनका एविक्शन होगा, उनका आई मीन फायर करेंगे, कुछ भी हो। दे नीड स्किल्ड वर्कर, और फिर उस हिसाब से ही वो फिर उसमें रिजर्वेशन का भी दोस्तों बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो फिर उसमें रिजर्वेशन कहीं पर आता नहीं है, वो प्योरली ऑन स्किल्ड बेसिस। वो अच्छी बात है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन एक गलत राह सरकार ने पकड़ी है हर एक चीज़ में, और मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज हमारे जो भी किसान भाई पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे है, मैं तो कहता हूँ पूरे देश के किसानों को इसमें शामिल होना चाहिए। और आई अर्ज हार्दिक पटेल, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, उन्होंने काफ़ी किसानों के लिए आंदोलन किया, उस वो अभी तक आगे आकर नहीं बोल रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी वो मुद्दे की तलाश में है। कन्हैया कुमार जो कि बड़े अच्छे वक्ता है, और जेएनयू से वो डॉक्टरेट भी उन्होंने लिया है, और काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ में रहे पिछले दिनों, और उन्होंने सरकार के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई, लेकिन किसानों के मामले में वो बिल्कुल एकजुट होकर नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं दो तरह की धाराएं बह रही है अभी भारत में। जिस तरह से किसानों का विरोध चल रहा है, उसी साइड में कोई ना तो बॉलीवुड से इनके साथ में कोई साथ दे रहा है, ना कोई ट्वीट कर रहा है, कोई समाज सेविका जो कि और दूसरे मुद्दों पर बोलते हैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे आइकन, हमारे रोल मॉडल्स जिन्हें हम मानते हैं, अगर वो इस मतलब धरती पुत्रों को सपोर्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हमें भी उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है फ्रेंड्स। तो अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, 5 बार 4 बार 4 मरतबा तो ट्राई किया है किसानों ने, किसानों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो उन्होंने ट्राई किया है सरकार से बातचीत करने का। पहले उन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी दी है। लेकिन एक ओपन जेल तरीके का एक गार्डन है बुराड़ी में, वहाँ पर सबको एकत्रित होने की परमिशन दी है, और वो माना जाता है कि वो फुल्ली वॉच्ड है, फुल्ली कवर्ड है, मतलब आजू बाजू सारी सिक्योरिटी है, जिससे वो दिल्ली शहर के अंदर कहीं पर भी एंटर ना हो सके। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में ही हमें घूमने की आज़ादी नहीं है, ये साफ प्रतीत होता है। और रही बात जो मौलिक अधिकारों का हनन करने की, जिस तरह से कुछ पार्टियाँ अभी पॉलिटिक्स खेल रही है, जैसे कुछ चैनल्स भी ये चला रहे हैं कि ये डेफिनेटली कांग्रेस का एजेंडा है, कांग्रेस करवा रही है। दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको हर एक चीज़ में पॉलिटिक्स को लाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्योरली एक किसानों का मुद्दा है। वो इस मुद्दे से काफ़ी समय से वो लोग वार्तालाप किया, उनके चीफ मिनिस्टर के साथ उन्होंने बातचीत की, अमरिंदर सिंह के साथ बातचीत की, उन्होंने खट्टर के साथ बातचीत की, लेकिन उससे बात नहीं बनी है। इस वजह से उन्हें रोड पर आने की ज़रूरत है। वैसे कोई भी किसान फ्री में नहीं बैठा होता है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली वो इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें हर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कब प्लांटेशन करना, कब पानी देना, कब कटाई करनी, ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और उस चीज़ में अगर ये लोग इतना टाइम यहाँ पर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक समय का भी बर्बादी है उनके लिए भी। और सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह का अगर कानून लाया जाए तो उसमें किसानों की सहमति होना ज़रूरी है। अब वो कैसे हो, या तो आप ओपन वोटिंग करा लो कि भाई आपको ये चाहिए, लेकिन अब उन्हीं के पास मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट है
उन्होंने भी कभी इसका विरोध नहीं किया, सिर्फ 2-4 लोग बोलते रहे, लेकिन बाकी सभी इसके समर्थन में थे। चूँकि रही बात एक और चीज़ की, गवर्नमेंट अभी मेजॉरिटी पे है, तो वो कोई भी फैसला ले सकती है, लेकिन ऐसे फैसलों का डेफिनेटली विरोध होना चाहिए। और ये लगा फाइनली किसानों को कि भाई अब ये सर से ऊपर जा रहा है। और सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ आपको, पंजाब और हरियाणा में खेती सबसे ज़्यादा की जाती है भारत में। तो वहाँ के किसान अभी बाहर आकर इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। दूसरे किसानों को अभी इस तरह का मार्च देखा नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि केरल से और तमिलनाडु से भी किसान अब ज्वाइन होंगे। अब वो कितनी हद तक कहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, अब ये सोचने वाली या देखने वाली बात है। तो हर एक लेवल पर प्रोटेस्ट अभी हो रहा है, और होना भी चाहिए। लोकतंत्र में ये हमें अधिकार दे रखा है कि हमें कोई चीज़ सूट नहीं करती, अगर कोई चीज़ हम पे थोपी जाती है तो उसका बेशक आप विरोध कीजिए, और वही सही है। अगर आप विरोध नहीं करते, आप सहन करते, तो आप सबसे बड़े गुनहगार हैं। सो मैं ये मानता हूँ कि अगर बीइंग अ फार्मर, मैं आज इस प्रोटेस्ट, अगर मैं भारत में होता तो डेफिनेटली इसके सपोर्ट में रहता फिज़िकली। लेकिन अब चूंकि मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं इस तरह वीडियो से आप लोगों का, जो भी मेरे किसान भाई बहन हैं और पूरे देशवासी जो भी ये वीडियो देखेंगे, उन सबसे यही उम्मीद है, प्लीज़ आप एक बार सोचें कि आपकी थाली में जहाँ से खाना आता है, वो आज रास्ते पे है, वो आज रोड रास्तों पे इस तरह से आंदोलन कर रहा पड़ रहा है। तो आपको एक बार प्लीज़, अगर आप में थोड़ा सा भी फीलिंग है, तो डेफिनेटली आप उनके साथ सपोर्ट कीजिए। आपके पास सोशल मीडिया हैंडल्स है, आपके पास ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है। आप पूरी तरह से इस मुहिम से जुड़िए, ताकि हम इसमें बदलाव ला सके। हमें एंड ऑफ द डे किसानों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर खेती करेंगे ही नहीं, अब इस तरह से लोग ज़मीनें बेचेंगे, तो डेफिनेटली खाएंगे क्या आप ये सीधी सी बात मान लीजिए। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था एक समय में भारत धान का, लेकिन अब वही जो है 10वें 11वें नंबर पर पहुंच चुका है। तो इसका कहीं ना कहीं ये कारण है सरकार की बेअसर नीतियाँ, जिन वजह से किसानों को अपने स्टैंड से मूव होना पड़ा। अभी एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि पिछले 2007 के बाद अगर मैं एनालिसिस करूँ डेटा, तो उस टाइम इतना लैंड मार्केट या ज़मीनों का मार्केट इतना तेज़ी में नहीं था। ये आया 2007 के बाद। तो हुआ क्या कि जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिस तरह से टाउन प्लानिंग हुआ, डेफिनेटली पॉपुलेशन बढ़ रही है, टाउन को भी एक्सपांड करने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से काफ़ी कंपनियां इस तरह से गवर्नमेंट ने लगाई, जिस तरह से ये 2009 के बाद, गुजरात में तो 2014 के बाद ये चालू हुआ। तो उस हिसाब से किसानों को लालच दी गई कि आपको हम इतना पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आप हमें आपकी ज़मीन दे दो। और गवर्नमेंट ने इस हिसाब से कुछ क्षेत्रों में अधिकरण कराया गया, कुछ क्षेत्रों में कलेक्टर ने ये फोर्सफुली करवाया कि आप कंपलसरी आपको ये इतना ज़मीन का टुकड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि सो एंड सो रीज़न इन इस एरिया में ये इकोनॉमिक जोन है, इस एरिया में ये जोन है, वो जोन है। उस हिसाब से किसानों की ज़मीनें ज़बरदस्ती ले ली गई, क्योंकि उनके पास फिर और कोई विकल्प नहीं बचता था। दूसरा, अभी एक देखा है कि अब पता नहीं दूसरे स्टेट्स में है ये नियम के नहीं, लेकिन गुजरात में पिछले, जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट रूल कर रही है, मुझे लगभग 2002 के बाद से ही बीजेपी है गुजरात में। सो तब से अब तक एक बड़ा जो है इन्होंने फैसला लिया है, वो है 40% की डिडक्शन आपकी लैंड पे। तो वो कैसे होता है कि आपकी मान लो कि 2 बीघा ज़मीन है, अगर आपकी वो अर्बन डेवलपमेंट रीजन में आती है आपकी ज़मीन, मान लो कि अहमदाबाद में हो तो ओडा करके एक फैसिलिटी है, AUDA। बड़ौदा में हो तो वूडा करके है, वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट। सूरत में हो तो सूडा करके है, सूरत अर्बन डेवलपमेंट। तो उस हिसाब से वो टाउन प्लानिंग करते हैं हर साल, और थोड़ी थोड़ी सीमाएं बढ़ाते जाते हैं, और वो सीधा रूरल एरिया ग्रीन बेल्ट की तरफ आती है। तो वो उन्हें उस अर्बन डेवलपमेंट में शामिल कर कर उन्होंने एक लॉ बनाया कि जो भी ज़मीन किसान अगर बेचता है, अगर वो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में आती है, तो उस ज़मीन का 40% हिस्सा वो सरकार के खाते में जाएगा, अगर बेचता है तो। अगर नहीं भी बेचता तो फ्यूचर में अगर सरकार चाहे तो वो 40% हिस्सा किसानों से ले सकते हैं, विदाउट एनी नोटिस और ऐसा कुछ नहीं। सिंपल एक बार ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुई, और उसके बाद से अब तक मैं दोस्तों ये देख रहा हूँ कि अगर किसी किसान की अगर एक ही बीघा ज़मीन है, उसकी 40% यानी कि 0.4 बीघा ज़मीन, यानी 25,000 का अगर मान लो 1 बीघा होता है, तो उसकी लाइक
आधा, क्लोज टू आधा बीघा ज़मीन जो है उसकी गवर्नमेंट ने ले ली। और ये बाय डिफ़ॉल्ट है, आपका अगर उस एरिया में, उस ज़ोन में आपकी लैंड है तो आप 40% हिस्सा भूल जाएँ। मैंने कई किसानों को इस मामले में देखा है कि कई किसान नर्वस, डिप्रेश और फाइनली आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई और विकल्प नहीं बचता है। जो छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, मैं तो कहता हूँ बड़े किसान भी क्यों ना हो, उनके लिए भी डेफिनेटली मुश्किल है। अगर किसी की 10 बीघा ज़मीन है तो उसकी 4 बीघा ज़मीन सरकार ने बाय डिफ़ॉल्ट ले ली है, मतलब उस पर कुछ आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ना तो आप उसको बेच सकते हो। आप अगर बेचने जाओगे 10 बीघा ज़मीन तो ऑन पेपर वो 6 ही बीघा ट्रांसफ़र होगी, जिस किसी व्यक्ति को आप दोगे 4 बीघा वहीं से डिडक्ट हो जाएगी। और ये कहीं ना कहीं जो है इसका भी विरोध करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ गुजरात के सारे किसानों को एकजुट होकर इस किसान विरोधी अमेंडमेंट पर चर्चा डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि इसके ऊपर किसी ने कोई विरोध नहीं जताया। लेकिन क्यों नहीं जताया, मे बी हो सकता है बहुत कम लोग, कम किसान हैं, ग्रुप बहुत ही कम है जो कि इससे अफेक्टेड है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि कल को जो अभी अफेक्टेड नहीं है, फ्यूचर में वो भी उस एरिया में अगर कवर हो गए तो आपको डेफिनेटली 40% ज़मीन देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो कानून बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ कुछ राज्यों में, मैं नहीं कहता कि सभी जगहों पर ऐसा किया है, ना मैं किसी पार्टी को दोषी ठहराता हूँ इसके अंदर, लेकिन कुछ नीतियाँ डेफिनेटली वो कटघरे में खड़ी होनी चाहिए। जैसा कि ये 40% ज़मीन सरकारी करने का जो प्रावधान है वो कहीं ना कहीं हटना चाहिए। मेरी यही गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री विजय रूपानी से अपील है, प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। इस तरह से 40% बहुत ज़्यादा है। और जब ये लागू किया गया उस समय कहा गया कि जब भी ये लैंड डेवलप्ड होगी, फ्यूचर में कोई टाउन प्लानिंग की स्कीम आएगी, उस समय जो है रोड, रास्ते और उसके लिए उन्हें ये ज़मीन चाहिए 40%। तो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए वो अभी से ही अलोकेट कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है उस किसान के लिए, जिससे जिससे सरकार ये फ्री में विदाउट एनी लाइक रीएम्बर्समेंट अब वो 40% ले लेती है। तो कहीं ना कहीं इस पर सुधार करना चाहिए। और उस 40% किसान तो खुश होगा देने के लिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ में, उसके अगेंस्ट में आपको प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए अगर 40% लेते हो क्योंकि आप किसान की कंसेंट ले नहीं रहे हो, आप उनके ऊपर थोप रहे हो, उनको ऑर्डर दे रहे हो कि ये तो आपको डेफिनेटली चुकाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा गौर करना होगा हमारी सरकारों को, जो कि नीतियाँ जो भी बनाई हैं उनको रिवर्स करके, उन्हें रिवाइज़ करके, संशोधन करके ये चीज़ों को करना होगा। अगर इसी तरह से रहा तो मानता हूँ दोस्तों कि मैं हर एक राज्य में इस तरह का सिस्टम आ जाएगा। गुजरात में इसलिए क्योंकि वहाँ पर लैंड की कीमतें अब बढ़ रही है कुछ कुछ एरियाज़ में, तो ज़्यादा डेवलपमेंट भी काफ़ी है। तो आप डेवलपमेंट के मुद्दे को उठाकर आप इन चीज़ों का जो किसानों के मूल अधिकार है उनका हनन नहीं कर सकते, और आपको ये संविधान अधिकार नहीं देता है। ऐसा तो फिर अगर आप मेजोरिटी में हो तो आप ऐसा कोई भी बिल या ऐसा कोई भी कानून पास करा दोगे विदाउट एनी कंसेंट, तो वो थोड़ी चलेगा। मतलब आप डेमोक्रेसी में हो, आपको सबको साथ में लेकर चलना है। आपको ये चीज़ों का ध्यान होना चाहिए कि आप ये इन चीज़ों से कौन इम्पेक्टेड होगा। और इसी वजह से मैं मानता हूँ कि किसान डीमोरलाइज हुआ है। मेरे गांव की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 700 से 800 एकड़ की ज़मीन है मेरे गांव के आसपास, और जितने भी किसान हैं सारे गांव में ही रहते हैं। अभी कल्चर ये है कि किसान, क्योंकि उनको पता है कि उनकी ज़मीन 40% कट जाएगी, तो व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ कि वो ज़मीन अभी जो है जो भी भाव मिलता है उस पर बेच देते हैं, और उसको बेचने के बाद अपने बच्चों को जो है इस तरह से फ़ॉरेन पढ़ने के लिए भेज देते हैं, या फिर कुछ ना कुछ उनके बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं, घर, गाड़ी और कुछ दूसरे एसेट्स में इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें पता है कि अगर कल को गवर्नमेंट एक्सटेंड करती है तो उनकी ज़मीनें भी यहाँ से चली जाएगी। उस डर के अंदर दोस्तों वो किसान अपनी ज़मीन बेच रहा है, जिस ज़मीन पर वो अभी तक धान, सब्जियाँ ये सब उगाता था। अब वही आप डिमोरलाइज होकर या कहे नेगेटिवली मोटिवेटेड होकर वो उसे बेच रहा है, और चंद रुपयों के लिए वो अभी से ज़मीन निकाल रहे हैं लोग। और अगर इसी तरह का आलम रहा तो 700-800 एकड़ अब एग्रीकल्चर लैंड थी, अब वो नहीं रहकर कमर्शियल, मतलब अब यूज़ में नहीं आ रही। जिन्होंने खरीदी है वो बस फेंसिंग करके रखी हुई है। करीबन आप मान के चले 200-250 एकड़ अब ज़मीन रही है। सो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसी तरह से हर एक गाँव की बात करूँ, शहरों की बात करूँ, जहाँ जहाँ ये औद्योगिकरण हुआ है। औद्योगिकरण करना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें उस जगहों पर करो जहाँ पर खेती की गुंजाइश ना हो। आप ग्रीन बेल्ट, जहाँ पर खेती लायक ज़मीनें हैं, जहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पर आप
इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने ही देश को आत्मनिर्भर से निर्भर बनाना चाहते हो, जो कि अभी इस साल बहुत ही बड़ा मुहिम चलाया है केंद्र सरकार ने कि आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन कैसे बनेंगे जब आपने सारे रिसोर्सेज ही छीन लिए हैं? तो ये शक्य नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दिनों जो भी चल रहा है उसमें हम किसानों का साथ दें। किसान भाई हमारे बहुत ही मेहनत मजदूरी करते हैं। मैंने तो देखा है, चूँकि मैं एक किसान फैमिली से हूँ। सो उम्मीद यही करता हूँ कि आप सब लोग एक साथ मिलकर इस जंग को लड़ेंगे और इस प्रोटेस्ट में हम सारे किसान भाइयों का साथ देंगे। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मुहिम को ले जाए, ताकि डिजिटली भी हम इनको एम्पावर कर सकें। जैसा कि आपने देखा, हमने हर एक चीज़ों में प्रोटेस्ट किया है, हर एक चीज़ों में आवाज़ उठाई है और उन चीज़ों पर अमल हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें भी डेफिनेटली सरकार हमारी बात सुनेगी। और बस इसी को लेकर मैं दोस्तों कनाडा से जैमिन आपका आभारी हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाए वीडियो, यही आपसे गुजारिश है दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।